हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम 5th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीआईएस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए हैं तो उनका हम आज सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि EIA। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, शॉर्ट में कहते हैं EIA। तो देखते हैं क्या होता है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। किसी विकास योजना के विषय में कोई ठोस निर्णय लेने अथवा कोई अंतिम आश्वासन देने से पहले उसके जैव भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों को पहचानने, भविष्यवाणी करने, आकलन करने तथा समन्वय करने की प्रक्रिया को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यानी EIA कहते हैं। इसे एक बार फिर से देखते हैं। किसी विकास योजना के विषय में कोई ठोस निर्णय लेने अथवा कोई अंतिम आश्वासन देने से पहले उसके जैव भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों को पहचानने, भविष्यवाणी करने, आकलन करने तथा समन्वय करने की प्रक्रिया को पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कहते हैं। मेथडोलॉजी ऑफ EIA यानी मेथडोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसकी कार्यविधि निम्नलिखित है। नंबर 1, इनिशियल स्क्रीनिंग यानी प्रारंभिक छानबीन। तो इनिशियल स्क्रीनिंग के अंतर्गत सर्वप्रथम लागू की जाने वाली विकास परियोजना के बारे में इनिशियल स्क्रीनिंग यह जानने के लिए की जाती है कि परियोजना को वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय निर्बाधन की आवश्यकता है या नहीं। इनिशियल स्क्रीनिंग के अंतर्गत सर्वप्रथम लागू की जाने वाली विकास परियोजना के बारे में इनिशियल स्क्रीनिंग यह जानने के लिए की जाती है कि परियोजना को वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय निर्बाधन की आवश्यकता है या नहीं। विकास परियोजना के बारे में यह सुनिश्चित करने को भी आवश्यकता है कि क्या वास्तव में इस परियोजना को पर्यावरण पर प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं है। इनिशियल स्क्रीनिंग के द्वारा हमें ऐसी परियोजना की जानकारी मिल जाती है जो पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। इनिशियल स्क्रीनिंग यानी कि प्रारंभिक छानबीन के द्वारा हमें ऐसी परियोजना की जानकारी मिल जाती है जो पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। सेकेंड पॉइंट हमारा रैपिड EIA यानी रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हिंदी में से कहते हैं तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। यदि ऐसा आभास हो रहा हो कि परियोजना से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में रैपिड EIA किया जाता है। यह कार्य निम्नांकित चरणों में संपन्न किया जाता है। नंबर 1 है परियोजना के पर्यावरण पर प्रमुख प्रभावों की पहचान करना। परियोजना के पर्यावरण पर प्रमुख प्रभावों का पहचान करना। सेकंड पॉइंट है स्थानीय क्षेत्र तथा संपूर्ण क्षेत्र पर परियोजना के प्रभावों का मूल्यांकन करना। नंबर 3 है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शीघ्रता से करना। नंबर 4 ऐसे विवादित विषयों की
सूची तैयार करना जिनका कि समाधान नहीं हो सका है और जिनका विस्तार से परीक्षण किया जाना जरूरी है। इसका थर्ड पॉइंट है कंप्रहेंसिव EIA, मतलब कि विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। इसके अंतर्गत कार्यविधि की इस चरण के अंतर्गत निम्न प्रकार की सूचनाएं आकलित एवं संग्रहित की जाती हैं, जैसे कि नंबर 1 बेसलाइन डाटा, नंबर 2 इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, नंबर 4 इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, नंबर 5 मॉनिटरिंग एंड मिटिगेटिव मेजर ऑफ प्लांट्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप पेपर में आएगा तो अच्छे से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के इसमें प्रमुख बिंदु निम्न है। नंबर 1 केंद्रीय स्तर पर एट द सेंट्रल लेवल, इसमें पढ़ा होगा केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB। यहाँ पे B होना चाहिए जो कि गलत हो गया थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। CPCB को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से अनुपालन और अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान यानी साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से अनुपालन करने और अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने का निर्देश दिया गया। सेकेंड पॉइंट हमारा राज्य स्तर पर एट द स्टेट लेवल सभी राज्यों को मुख्य सचिवों को अनुपालन की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र अधिकारी में प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को संरक्षित किया गया है और मानदंडों का पालन भी किया जा रहा है। एट द स्टेट लेवल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अनुपालन की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र अधिकारी में प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को संरक्षित किया गया है और मानदंडों का भी पालन किया जा रहा है। स्टेट के बाद अब आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पहले आपने पढ़ा सेंट्रल लेवल पर, फिर पढ़ा स्टेट लेवल पर, अब पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सेंट्रल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिला पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया। प्लास्टिक वेस्ट, अब ये हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट उसमें था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यानी डिस्पोजल के लिए 4R का प्रयोग करना चाहिए। 4R का मतलब होता है रीयूज, रीड्यूस एंड रिसाइकल, रिफ्यूज। तो रीयूज का मतलब प्लास्टिक को एक बार यूज करके फेंकना नहीं चाहिए, इसे पुनः यूज में लाना चाहिए जिससे कि हमारा प्रदूषण कम हो सके। रीयूज का मतलब समझ लेना कि
पुनः यूज करना, प्लास्टिक को एक बार यूज करके फेंकना नहीं चाहिए, इसे पुनः यूज में लाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा रीड्यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए और इसके स्थान पर जैसे जूट, कपड़े का थैला, कागज़ के लिफाफे आदि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर कबाड़ी वाले को बेच दे, मतलब कि उन्हें पुनः मैन्युफैक्चर किया जाए उसको डिस्पोज करके। इन चीज़ों में लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कांच आदि शामिल होते हैं। रिफ्यूज, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, मतलब रिसाइकिल में इन्हें यूज नहीं किया जा सकता, तो उस प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। साथ ही ऐसी रिसाइकिल होने लायक प्लास्टिक को भी ना कहें, मतलब कि ऐसी प्लास्टिक को यूज बहुत कम करें, जहाँ तक हो सके तहाँ तक इस प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में आपको लिखना है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। पौधों, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषताएं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहलाती हैं। पौधों एवं जीव जंतुओं में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषताएं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहलाती हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी आवश्यक है क्योंकि यह हमारे ग्रह के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है। सेकंड पॉइंट है, यह पृथ्वी की वनस्पतियों और जीवों की पहले की तुलना में बेहतर देखभाल और संरक्षण शुरू करने का समय है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी के ह्रास में हमने जो भूमिका निभाई है उसे मनुष्य को महसूस यानी फील करना चाहिए। वनों की कटाई द्वारा बायोडाइवर्सिटी को बहाल करने के प्रयास करना महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें देखते हैं जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कोरोजन। दुनिया भर में मानवीय गतिविधियां बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हैं। वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का जलाना, विदेशी प्रजातियों का संरक्षण घटती जैव विविधता के कुछ कारण हैं। हमें जैव विविधता के संरक्षण में भाग लेना चाहिए। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो ताकि उनको भी ऐसी वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।